So today we are going to deal with the last part of the ECG, that is with the QRS wave, ST segment and T wave. So starting with the QRS. QRS क्या है कि represent करता है ventricular, it represents the ventricular depolarization and the normal duration of the QRS is 0.08 to 0.12 second, that is 2 to 3 small boxes. अब ये तब हो रहा था जब दोनों वेंट्रिकल एक साथ डिपोलराइज करता है, अब मान लीजिए कि किसी कारणवश क्या हो रहा है कि दोनों वेंट्रिकल जो है वो अलग अलग डिपोलराइज कर रहा है। अलग अलग डिपोलराइज क्यों करेगा? क्योंकि जब ये जो पेस मेकर होता है वो अगर एवी नोड के नीचे है, बंडल ऑफ फेस, जो ये बंडल ब्रांच हो गया, फिर आपका ये परकिंजे फाइबर्स हो गया, तब दोनों वेंट्रिकल अलग अलग डिपोलराइज करता है और उस समय जो क्यूआरएस का विड्थ होगा वो 0.12 सेकेंड से ज़्यादा होगा। तो कब कब हो सकता है? अगर परकिंजे फाइबर जनरेट कर रहा है रिदम, मीन्स इडियोवेंट्रिकुलर रिदम है, या फिर बंडल ब्रांच ब्लॉक है, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, या फिर पेशेंट को थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक है, तो अब हम लोग देखेंगे थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक का ईसीजी। ईसीजी में हम बता चुके हैं कि पहले क्या देखना है। सबसे पहला चीज़ जो हमको दिखा कि इसका हार्ट रेट जो है वो कम है, इसको ब्राडिकार्डिया है। इसके बाद हमको दिख रहा है कि पी भी है, क्यूआरएस भी है, लेकिन पी और क्यूआरएस में जो है कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन जो है पी और क्यूआरएस में नहीं है। इसके अलावा हमको दिख रहा है कि जो क्यूआरएस का विड्थ है, सब जगह देखिएगा क्यूआरएस का विड्थ जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक, क्यूआरएस का विड्थ बढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? हार्ट रेट कम है, पी क्यूआरएस का कोई रिलेशन नहीं है, और क्यू वेव का जो विड्थ है वो ज़्यादा है। दिस इज अ केस ऑफ थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक, ठीक है। तो इस केस में क्यूआरएस वाइड होगा, ठीक। उसके बाद फिर क्यूआरएस को नाम कैसे देते हैं? पहला पॉजिटिव वेव is R wave and the negative wave after the R wave is called as S wave, and the negative wave before the R wave is called as Q wave, and जो R wave के बाद दूसरा पॉजिटिव वेव आता है उसको हम लोग R डैश कहते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे ECG पे कि इसको कैसे नाम रखना है, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। तो एक होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, एक होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। R फॉर राइट हो गया, R फॉर रैबिट हो गया। तो ये याद रखना है कि इस तरीके का खरगोश की कान की तरह का पैटर्न, ये ऐसा पैटर्न आता है, RS पैटर्न। तो इसी चीज़ को हम लोग ECG में देखेंगे। ECG में आप देख सकते हैं कि देखिए सबसे अच्छा जो दिख रहा है वो यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, सब जगह वही है। इसमें भी है क्लियरली साफ में, देखिए साफ है। तो इसमें क्या है कि इस तरीके का पैटर्न आ रहा है, ठीक है। अब इस तरीके का पैटर्न में क्या है कि जो सबसे पहला पॉजिटिव वेव आ गया उसको क्या बोलते हैं? R। उसके बाद जो नेगेटिव वेव है उसको बोलते हैं S। फिर जो R के बाद जो दूसरा पॉजिटिव वेव है उसको बोलते हैं R डैश। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, R स्मॉल r कैपिटल S R डैश, डिपेंडिंग अपॉन द एम्पलीट्यूड, किसका कितना साइज है उसको कैपिटल और स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, RS R डैश पैटर्न या फिर रैबिट ईयर पैटर्न, ठीक है। उसके बाद दूसरा होता है आपका लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। ABCD जब पढ़िएगा तो L के बाद क्या आता है? M। तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या आएगा? M पैटर्न क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक था तो राइट वेंट्रिकल पहले डिपोलराइज करना शुरू किया। अब जब डिपोलराइज करके थोड़ा सा ख़त्म हुआ था, इसका रिपोलेशन स्टार्ट ही हुआ था जैसे थोड़ा सा, तब क्या होगा कि ये लेफ्ट वाले के पास भी, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी इम्पल्स पहुँच जाएगा और वो फिर से डिपोलराइज करना शुरू करेगा और उसके बाद फाइनली रिपोलराइज करेगा। तो इस केस में इसका अगर नाम रखना चाहें तो क्या होगा? पहला पॉजिटिव वेव R, दूसरा पॉजिटिव वेव R डैश। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? RR डैश, और इसी को हम लोग बोलते हैं M पैटर्न, M पैटर्न। अब हम लोग देखेंगे इस चीज़ को ECG में हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भला? ये देखिए सबसे पहला यहाँ पे ऐसे करके उठा है, फिर यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर डिपोलराइज हुआ, और उसके बाद ये ध्यान रखना है कि इसमें एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है कि अगर क्यूआरएस वेव ऐसे अपराइट है तो जो टी वेव होगा वो डाउन गोइंग होगा, और अगर क्यूआरएस वेव ऐसा डाउन गोइंग है तो जो एसटी सेगमेंट और टी वेव होगा वो अप गोइंग होगा। दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। तो ये क्लासिकल फीचर है किस चीज़ का? लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का, ठीक है। तो ये हो गया आपका बंडल ब्रांच ब्लॉक। उसके बाद एक कंडीशन है जिसमें कि क्यूआरएस वाइड होता है। देखिए इन दोनों में क्यूआरएस वाइड है दोनों में। उसके साथ साथ स्पेसिफिक ये फाइंडिंग है। इसमें भी आपको जो बंडल ऑफ किंट के प्रेजेंस के थ्रू क्या होता है कि जो एवी नोडल डिले जो नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं होता है। तो उस केस में अब क्या होगा कि पहले तो क्या होगा
सबसे पहले क्या होगा कि जैसे ये जब वेंट्रिकल डिपोलराइज करना पहले क्यों शुरू करेगा, जो बंडल ऑफ केंट के थ्रू आया है उसके चलते। तो एक स्लाइट अप स्लरिंग ऑफ वेव होता है, ऐसे करके अप स्लरिंग ऑफ वेव होगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि वो अपना नॉर्मल स्लोप फॉलो करता है, ठीक है। पहले अप स्लरिंग ऑफ क्यूआरएस वेव होगा, स्लरिंग, उसके बाद फिर वो अपना नॉर्मल कर्व फॉलो करेगा। इसी में देखते हैं इस चीज़ को कि सबसे पहले क्या हुआ कि जो बंडल ऑफ केंट के थ्रू आया, बंडल ऑफ केंट के थ्रू आया, उसके चलते पहले क्या हुआ कि यह अप स्लरिंग ऑफ वेव है, और उसके बाद फिर वो अपना नॉर्मल पाथवे फॉलो किया, ठीक है। वही चीज़ इस ईसीजी में भी है आपका, देखिए इस ईसीजी में भी वही चीज़ दिखाया गया है कि यहाँ पे क्या है कि ऐसे करके अप स्लरिंग है यहाँ पे, उसके बाद फिर ऐसे नॉर्मल फॉलो किया। इसमें देखिए, इसमें देखिए, इसमें देखिए, सब में वही है कि पहला जो बंडल ऑफ केंट के थ्रू आया उसके चलते अप स्लरिंग है, फिर नॉर्मल पाथवे फॉलो किया। दिस इज कॉल्ड एज डेल्टा वेव, जो कि WPW सिंड्रोम में मिलता है। और QRS वाइड होगा और PR इंटरवल शॉर्ट होगा, ठीक है। ये 3 फीचर आपको देखने मिलता है किसमें, WPW सिंड्रोम में, ठीक। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी के बारे में। तो चूँकि राइट वेंट्रिकल किस तरफ है, राइट साइड में, तो उसमें हम लोग V1 देखेंगे। V1 लीड में अगर R वेव 7 mm से ज़्यादा है, इसका मतलब कि उसको राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी है। और लेफ्ट वेंट्रिकल किधर है, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में कौन कौन सा चेस्ट लीड है, V5 V6। तो V5 V6 में R वेव जो है वो अगर 25 mm से ज़्यादा हो, या फिर R वेव इन V5 V6 प्लस S वेव इन V1, दोनों को मिला के अगर 35 mm से ज़्यादा हो, तो इसको कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। इटियोलॉजी कुछ भी हो सकता है, हाइपरटेंशन हो, चाहे कोई स्टेनोटिक लीजन हो, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल पे कुछ हाइपरट्रॉफी हुआ है। अब इस केस में देखिए, इसके ये ECG है, ECG में हमको साफ साफ दिख रहा है कि जैसे मान लीजिए V5 V6 ये दोनों है, ठीक। V5 में ये है, तो इसमें देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका हाइट हो गया 40 mm। तो अकेले V5 V6 में जो R वेव था वो 40 mm हो गया। दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ LVS। अगर V1 भी ऐड कर दिया जाए, V1 कितना है, 1 2 3 4 वेव है, तो 4 मतलब 16, 16 2 18 के आपस है, तो 18 mm ये हो गया। तो टोटल 58 mm हो जाएगा जोड़ के। होना कितना चाहिए था, 35 से ज़्यादा। तो कोई भी क्राइटेरिया लगाइए, दिस इज ए केस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। अब QRS से हम लोग इतना पता कर सकते थे कौन सा बंडल ब्रांच ब्लॉक है, कौन सा वेंट्रिकल हाइपरट्रोफीड है, AV ब्लॉक है, एडियो वेंट्रिकुलर रिदम है, वो सब पता चल गया। अब हम लोग QRS के बाद अब ST सेगमेंट पाएंगे। ST सेगमेंट कहाँ देखते हैं, तो ये मान लीजिए कि आप हमारा P वेव है, ये नॉर्मल QRS है, और ये T वेव है। तो जहाँ पे S वेव ख़त्म होता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं J पॉइंट। ये J पॉइंट हो गया। J पॉइंट के जस्ट 2 mm के बाद, 2 mm के बाद इस पॉइंट पे हम लोग ST एलिवेशन को एसेस करते हैं, ठीक है। ST एलिवेशन देखा जाता है। अब ST एलिवेशन सिग्निफिकेंट होने के लिए कोई भी लिम्ब लीड में जो उसका हाइट होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 1 mm। और 1 mm का मतलब क्या हुआ, 0.1 मिली वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए हाइट इसका। दूसरा होता है प्रिकॉर्डियल लीड्स। प्रिकॉर्डियल लीड्स में आपका वही चेस्ट लीड आ गया, चेस्ट लीड आ गया। चेस्ट लीड में आपका हाइट जो होना चाहिए वो 2 mm, या फिर इट शुड बी मोर देन 0.2 मिली वोल्ट। इट शुड बी मोर देन 0.2 मिली वोल्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम देखना शुरू करते हैं कि कब कब हमको ST एलिवेशन मिल सकता है। तो पहला केस जो होगा वो ST एलिवेशन MI है। ST एलिवेशन MI जो है वो 2 तरीके का होता है। MI जो 2 तरीके का है, एक है जिसमें सारा लेयर इन्वॉल्व है, जैसे ट्रांसम्यूरल हो गया, इसमें जिसमें सब एंडोकार्डियम केवल इन्वॉल्व है। तो ST एलिवेशन MI हो गया ट्रांसम्यूरल वाला। और जब केवल सब एंडोकार्डियम इन्वॉल्व है तो उसमें नॉन ST एलिवेशन होता है, या ST डिप्रेशन होता है, या नॉन क्यू वेव MI होता है। तो इन सब केसेस में दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग है, इसलिए जानना जरूरी है। दूसरा DD है आपका एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। टेकोट्सुबू और फ्रिंज मेटल में जो ST एलिवेशन होता है वो ट्रांजिएंट होता है, ठीक है। ट्रांजिएंट ST एलिवेशन होता है। और एक हाइपोथैलेमिया है, और भी है, जैसे ब्रुगाडा सिंड्रोम है, उसमें कोव्ड ST सेगमेंट मिलता है, और भी है, बट उतना जानना नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर हो गया आपका, अब MI पे आ जाते हैं कि MI में क्या देखना है। सबसे पहले हम बता चुके हैं पहले ही वीडियो में कि कौन सा लीड जो है वो किस सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें हमको याद रखना है सेप्टम को V1 V2, एंटीरियर वॉल बाई V2 V3 एंड V4, लैटरल वॉल बाई 1 AVL V5 V6 एंड इंफीरियर वॉल इज बाई 2 3 एंड AVF, 2 3 एंड AVF। तो इस तरीके से इतना तो पता चल गया कि कौन सा चीज़ जो है वो किस सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। अब चेंजेस कैसे कैसे आता है, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत ये MI हुआ और तुरंत उसको ST एलिवेशन आने लगेगा, नहीं। सबसे पहला जो चेंज आता है वो होता है टॉल टी वेव। टॉल टी वेव के बाद होता है ST एलिवेशन, ST एलिवेशन।
उसके बाद होता है टी वेव इन्वर्जन और लास्टली पैथोलॉजिकल क्यू वेव। अब पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या है? पैथोलॉजिकल क्यू वेव क्या है? जैसे नॉर्मली क्यू वेव जो होता है ना, नॉर्मली क्यू वेव शुड बी लेस देन 25% ऑफ आर, लेस देन 25% ऑफ आर। अगर क्यू वेव इज मोर देन 25% ऑफ आर वेव, और ये हाइट में, इसका हाइट अगर क्यू वेव के 25% से ज़्यादा है, या फिर इसका विड्थ जो है, विड्थ जो है वो 1 mm से ज़्यादा है, तो इसको ये पैथोलॉजिकल क्यू वेव बोलते हैं। और पैथोलॉजिकल क्यू वेव इंडिकेट करता है कि नेक्रोसिस हो चुका है। दैट मीन्स पैथोलॉजिकल क्यू वेव इज एन इंडिकेटर ऑफ ओल्ड एमआई, उसको ओल्ड एमआई है। ठीक, अब हम देखेंगे कि कौन सा इस, जैसे ये ईसीजी आपको मिला, अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा वॉल इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा वॉल इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, तो हम लोग देखेंगे। अब जैसे देखिए इसमें कहाँ कहाँ चेंजेज आपको मिल रहा है। तो V1 में आपको एस्टिलेशन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर V1 में हमको दिखा, AVL में दिखा, लीड 1 में दिखा, V1, V2, V3 V3 में दिखा, V4 में है, V5 में है, V6 में है। मतलब क्या हुआ कि देखिए V2, V3, V4, V3, 4 ये किसको रिप्रेजेंट करता था? ये एंटीरियर वॉल को। लैटरल वॉल को कौन कौन रिप्रेजेंट करता था? 1, AVL, V5 और V6। तो इसका मतलब कि 1 AVL, V5, V6, V2, V3, V4 तो सब में चेंजेज आ रहा है। दिस इज अ केस ऑफ एंटेरोलैटरल वॉल एमआई, एंटेरोलैटरल वॉल एमआई। ठीक है, हो सकता है कि इसमें सेप्टम भी इन्वॉल्व हुआ हो, लेकिन उतना क्लियर नहीं है। ठीक, इसके अलावा ये वाला ईसीजी देखेंगे, ये वाले ईसीजी में देखिए स्टिलेशन कहाँ का दिख रहा है, 2 में दिख रहा है, 3 में दिख रहा है और AVF में दिख रहा है, बाकी सब में नहीं दिख रहा है। ठीक, तो 2, 3 AVF किसको किसको इंडिकेट करता है? इन्फीरियर वॉल एमआई को। ठीक है, इन्फीरियर वॉल एमआई। इन्फीरियर वॉल एमआई में क्या है कि आपको ब्राडिकार्डिया मिलेगा और बाकी सब में क्या मिलता है? टैकिकार्डिया मिलता है। ठीक, उसके बाद फिर अब आ जाइए कि अब एक तो हो गया कि जैसे इसका जो एस्टिलेशन था, जो एमआई का एस्टिलेशन था, वो कुछ इस तरीके से था कि ये क्यूआरएस था और ये एसटी एलिवेशन था, तो ऊपर की तरफ था, दैट इज कन्वेक्स अपवर्ड था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग जो देखेंगे, ये अब हम लोग जो ईसीजी देख रहे हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए कि जो ये वेव है ये कुछ इस तरीके से ऐसे ही क्यूआरएस गया है, और जो एसटी एलिवेशन तो है लेकिन ये कनकेव अपवर्ड है। क्या है? कनकेव अपवर्ड है, कनकेव अपवर्ड है। अब कनकेव अपवर्ड वाला जो ईसीजी है वो क्लासिकल होता है किसका? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस का। ठीक है, अब एक्यूट पेरिकार्डाइटिस कैसे पहचानना है कि उसका जो एस्टिलेशन होगा वो कनकेव अपवर्ड होगा। जैसे इसमें दिख रहा है, इसमें सब में दिख रहा है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि कनकेव अपवर्ड है। तो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस और एमआई को ये अलग अलग करने सीख गए। और प्रिंजमेटल और टकोट्सुबू में जो एस्टिलेशन था दोनों ट्रांजिएंट होता है और दोनों का हिस्ट्री से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और लास्ट में जो दिख रहा है वो आपका टॉल टी वेव है। टॉल टी वेव में आपको क्या याद रखना है कि टी वेव जो होता है नॉर्मली, मान लीजिए कि ये ऐसे क्यूआरएस है, तो टी वेव यूजुअली 50% ऑफ आर से कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 50%। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा है तो हम लोग टॉल टी वेव बोलते हैं। मिलता बहुत जगह है टॉल टी वेव, लेकिन जो याद रखना है वो हाइपरक्लीमिया है। अब हाइपरक्लीमिया में क्या क्या चेंजेज आता है, हाइपरक्लीमिया में क्या क्या चेंजेज आता है वो डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ पोटेशियम क्या है। सबसे पहले अगर 5.5 से 6.5 के बीच में माइल्ड है तो टॉल टी वेव, मॉडरेट होता है तो पहले पी वेव ख़त्म होगा, उसके बाद एस टी एलिवेशन होगा, और लास्ट में साइन वेव पैटर्न, मतलब जब 8 से ऊपर चला गया साइन वेव पैटर्न और एसिस्टोल। ठीक है, इस चीज़ को एक फ़ोटो में देखेंगे, देखिए इसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये क्यूआरएस है और ये टी है, तो देख के ही पता चल रहा है कि जितना ऊंचा, जितना हाइट इस क्यूआरएस का है उतना ही हाइट टी वेव का है। तो मोर देन 50% ऑफ आर है, टॉल टी वेव है और सब में चेंज मिल रहा है। तो टी हाइपरक्लीमिया के लिए ये याद रखना है कि यूजुअली डिफ्यूज चेंजेस मिलेगा। सिमिलरली फॉर पेरिकार्डाइटिस और एमआई में जो वॉल इन्वॉल्व है केवल उसमें चेंज मिलेगा, लेकिन एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में डिफ्यूज चेंजेस मिलता है, सब लीड में चेंज मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर हाइपरक्लीमिया में बस यही दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे चेंज आता है। पहले जब 5 था तो कुछ नहीं था, जब ये 5.5 के आसपास सबके ऊपर गया तो सबसे पहले आपको टॉल टी वेव मिला, फिर 6.5 पे आपका गया तो टी वेव का, फिर और ऊपर गया तो फिर और ऊपर गया तो हुआ, फिर और ऊपर सबसे लास्ट में क्या था? साइन वेव पैटर्न और एसिस्टोल। साइन वेव को डिफरेंशिएट करना रहता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से। कैसे करेंगे? तो ये वाइड है और रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, इसमें उतना भी विड्थ नहीं है, और ये इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर है। उसके बाद फिर अब ये हो गया आपका टी वेव, ऑलमोस्ट सब कवर हो गया। लास्ट में बस 2 देखेंगे जो कभी कभी पूछता है।
ये देखिए, इस केस में हमको क्या दिख रहा है कि ऐसे करके अगर क्यूआरएस है तो जे पॉइंट के पास एक एलिवेशन है, जे पॉइंट के पास एक छोटा सा एलिवेशन है, और इसको हम लोग बोलते हैं ऑसबॉर्न वेव। ठीक है, ऑसबॉर्न वेव। ऑसबॉर्न वेव कब कब मिलता है? तो मोस्ट कॉमनली मिलता है आपको पहला हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर किसी का कम है, हाइपोथर्मिया के केस में मिलता है। दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में मिलता है। तीसरा हाइपर कैल्सीमिया के केस में मिलता है। चौथा सबअरेकनॉइड हेमरेज में मिलता है, चौथा सबअरेकनॉइड हेमरेज में मिलता है। तो ये हो गया आपका ऑसबॉर्न वेव, 4 कंडीशन में मिला। फिर लास्ट है हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आपका एप्सिलॉन वेव। एप्सिलॉन वेव क्या है कि जैसे ये हमारा क्यूआरएस था, ये हमारा क्यूआरएस है, ये क्यूआरएस है, तो जे पॉइंट के पास 2 कंसिक्यूटिव ऐसे करके ये एलिवेशन दिखेगा। ठीक है, ये 2 एलिवेशन जो होता है कैसा दिखेगा आपको? एप्सिलॉन की तरह। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको जे पॉइंट के बाद 2 एलिवेशन है, 2 एलिवेशन है, 2 एलिवेशन है। इस केस में भी देख सकते हैं आप, ये इस केस में भी आपको दिख सकता है कि ये यहाँ पे भी 2 एलिवेशन है, 2 एलिवेशन है, 2 एलिवेशन है। तो जो जे पॉइंट के बाद 2 एलिवेशन ऐसे करके ऐसे क्यूआरएस है, और ऐसे करके जो दिखे ये आपका हो गया एप्सिलॉन वेव। It is seen in arrhythmogenic right ventricular dysplasia. Epsilon we have seen in ARVD. Thank you everyone.